हेलो दोस्तों, लेट्स क्रैक इट की मैगज़ीन एनालिसिस सीरीज़ में आप लोगों का स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है कि विज़न आई है इसकी नवंबर 2020 की मैगज़ीन का हम लोग यहाँ पर एनालिसिस कर रहे हैं। तो यहाँ उसी सीरीज़ में हम एनवायरनमेंट सेक्शन को देखेंगे। 4 से 5 आर्टिकल हैं, बहुत ही अच्छे आर्टिकल्स यहाँ पर हैं। बेसिकली एनवायरनमेंट प्लस जियोग्राफी दोनों का मिक्सचर यहाँ पर दिया हुआ है, तो काफ़ी अच्छी चीज़ें यहाँ पर निकलती हैं। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला जो आर्टिकल है वो आया आपका एग्रीकल्चर सब्सिडीज़ के ऊपर। आपको पता है कि पंजाब है, हरियाणा है, वेस्टर्न यूपी है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में पैडी उगाई जाती है। ठीक है, ओके। उसके बाद अगर हम देखें तो सरकार इन चीज़ों पर एग्रीकल्चर सब्सिडीज़ भी बहुत ज़्यादा देती है। साथ में आपको पता है कि पोल्यूशन का किस्सा जो है वो भी यहाँ पर उभर रहा है। ठीक है, जो स्टबल बर्निंग के कारण हो रहा है। स्टबल निकलता है पैडी से, ठीक है। बासमती राइस से स्टबल नहीं निकलता, लेकिन उस पर सरकार एमएसपी नहीं देती है। ठीक है, इसीलिए जो हरियाणा पंजाब के लोग हैं वो पैडी को उगाते हैं क्योंकि उस पर एमएसपी मिलता है। इस आर्टिकल में बात हुई है एग्रीकल्चर सब्सिडीज़ की। एग्रीकल्चर सब्सिडीज़ का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है पोल्यूशन बढ़ने में, और ज़्यादा से ज़्यादा पैडी और उगाई जा रही है, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, ये सब हम इस आर्टिकल में देखेंगे। तो देखिए, पहले समझिए कि एग्रीकल्चर सब्सिडीज़ होती क्या है। आपको पता है कि एग्रीकल्चर के अंदर इनपुट्स की ज़रूरत होती है। इनपुट्स क्या होते हैं, जैसे फर्टिलाइज़र है, इरिगेशन के लिए पानी है, बिजली है, सीड है, ठीक है, पूंजी है, शाख है, लोन लेना है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें यहाँ सब्सिडी में आ जाती हैं, इनपुट होते हैं ये एग्रीकल्चर के। ठीक है, सरकार इन पर देती है सब्सिडी कि आपको एक खाद का कट्टा 1700 रुपये का पड़ रहा है, तो सरकार उसको मतलब आप उस दुकानदार से खरीदिए 1000 रुपये में, बाकी का 700 रुपया सरकार देगी। तो अब वो जो 1700 रुपये का फार्मर को पड़ता, वो उसको सिर्फ 1000 रुपये का पड़ रहा है, बाकी बर्डन सरकार के ऊपर गया, उससे उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। बट उन्हें 1000 रुपये में पड़ रही है, तो वो एक कट्टे की जगह 2 कट्टा खरीदते हैं। ठीक है, ये प्रॉब्लम्स भी हम यहाँ देखेंगे। पहले हम सब्सिडीज़ को देखते हैं। देखिए, तो ये होती है सब्सिडी, मतलब प्राइस आधा सरकार पे कर दे और आधा में आप खरीदो, बात खत्म हो गई। फर्टिलाइज़र सब्सिडी दी जाती है यूरिया के ऊपर, पोटास, फास्फोरस, आपने इस बारे में पढ़ा भी होगा कि यूरिया के ऊपर सब्सिडी बहुत ज़्यादा दी जाती है। उसके बाद देखें तो वाटर के ऊपर सब्सिडी, ठीक है, वाटर आप पंप करते हो उसके ऊपर। ठीक है, तो सब्सिडाइज प्राइवेट इरिगेशन इक्विपमेंट्स पर भी, जो जैसे प्राइवेट इरिगेशन इक्विपमेंट्स हैं उन पर भी सब्सिडी दी जाती है। उसके बाद पावर सब्सिडी 7 रुपये यूनिट है, तो 2 रुपये यूनिट किसान से लिया जाता है। ठीक है, तो उस पर ज़्यादा बर्डन भी नहीं पड़ता, इसको कहते हैं पावर सब्सिडी। उसके बाद सीड सब्सिडी, सीड जो है, हाई यील्ड सीड जो होते हैं उन पर सब्सिडी दी जाती है, ताकि किसान की जो फसल है वो अच्छी हो और उसकी लागत भी कम हो, साथ ही इनकम भी दो दूनी करनी है 2022 तक। ठीक, उसके बाद क्रेडिट सब्सिडी या फिर इंटरेस्ट सबवेंशन के रूप में भी हम इसको देख सकते हैं। अ, किसान बैंक से लोन ले 5% ब्याज पर, सरकार कहे 2.5% हम देंगे, 2.5% तुम दो, बात खत्म। ठीक है, तो ये कुछ तरह की सब्सिडीज़ हो गई जो सरकार देती है। उसके बाद प्राइस सब्सिडी हो गई। एक तो इनपुट पर दे दी, फिर आउटपुट पर जैसे एमएसपी लगा दिया। ठीक है, तो एमएसपी पर ये आपकी एक तरीके की प्राइस सब्सिडी हो गई, सरकार खरीद भी रही है और दे भी रही है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर सब्सिडी हो गई, कोल्ड चेन बनानी है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए पोर्ट वगैरह देना है। किसान रेल शुरू करी है, सबसे अच्छा एग्जांपल। ठीक है, किसान रेल शुरू की है, उसकी 100th रेल अभी अभी चलाई गई, आज कल में ही 30 दिसंबर को 2020। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें भी आप करंट अफेयर से लिंक कर सकते हैं। तो किसान रेल जैसी सब्सिडीज़ यहाँ पर दी जाती हैं। फिर एक्सपोर्ट सब्सिडीज़, जिससे कि पूरे विश्व पर असर पड़ रहा है। डब्ल्यूटीओ में भी हमारा ये मुद्दा चल रहा है कि एक्सपोर्ट पर भी इंडिया सब्सिडी देता है। अच्छा, व्हाट आर द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ द एग्रीकल्चर सब्सिडीज़। अब आप देखिए एग्रीकल्चर सब्सिडीज़ का एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या है। ये देखिए, देखिए, फर्टिलाइज़र सब्सिडी के बारे में बात करी। यूरिया 1700 रुपये का कट्टा, किसान को 1000 का पड़ रहा है, तो वो सोचता है मेरे 700 रुपये बचे हैं, एक कट्टा और ख़रीद लेता हूँ, 300 रुपये फालतू जाएंगे। ठीक है, तो वो 2 कट्टे खरीद के लाएगा और दोनों कट्टे यूज़ कर देगा। ठीक है, जबकि ज़रूरत कितने की थी उसको उस चीज़ से अंदाज़ा नहीं, उसको लगता है कि ज़्यादा यूज़ करूँगा तो ज़्यादा अच्छी फसल होगी। ठीक है, तो ये चीज़ देखने को मिलती है। केमिकल फर्टिलाइज़र्स का यूज़ बढ़ता है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, केमिकल फर्टिलाइज़र्स का यूज़ बढ़ता है। साथ ही फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ में बूम देखने को मिलता है। फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में बूम तो देखने को मिलेगा जब किसान ज़्यादा यूज़ करेगा, तो फिर फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री ज़्यादा प्रोड्यूस भी करेंगी। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है इंडिया का, उसने रेड कैटेगरी में रखा है फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री को। मतलब इतना ज़्यादा नुकसान एनवायरनमेंट को होता है इससे कि उसको रेड कैटेगरी में यहाँ पर रखना पड़ा। ठीक है, ग्राउंड वाटर में लीचिंग भी देखने को मिलती है। अब जितना ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ होगा खेत में, उतना
जितना फसल के लिए ज़रूरी है उतना तो चला जाएगा, लेकिन बाकी का क्या होगा, पानी के साथ बह जाएगा। कहाँ बहेगा, या तो सरफेस वाटर के साथ किसी नदी या कहीं आपके जो पीने का पानी है वहाँ पर जाएगा, या फिर ग्राउंड वाटर में लीचिंग होगी। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर इस तरीके से इम्पेक्ट करती हैं। दूसरा जो मुद्दा है वो ओवर यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र्स, यही बात हमने बताई। ठीक है, कि ओवर यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र से आप देखिए कि सॉइल की प्रोडक्टिविटी ख़त्म हो जाती है। फिर जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा लगाओगे तो ऑब्वियस ही बात है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है उनकी कमी हो जाती है, सॉइल की जो एल्कलिटी है, सैलिनिटी है, वो अफेक्ट होती है। और साथ में एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, आपको पता है कि यूरिया होता है NPK। अभी अगर कुछ चीज़ ज़्यादा डालोगे तो वो कहाँ जाएगी, या तो एनवायरनमेंट में जाएगी या फिर वाटर बॉडीज़ में जाएगी। तो एनवायरमेंटल नाइट्रोजन भी यहाँ पर बढ़ती है। और आपको पता है कि नाइट्रस ऑक्साइड एक पोटेंट ग्रीन हाउस गैस है, तो यहाँ पर ग्रीन हाउस गैस का इशू भी आ जाता है। और आपको ये भी पता होगा कि पैडी फील्ड्स में कार्बन मोनो CH4 सॉरी मेथेन का जो है वो भी यहाँ पर उत्पादन होता है, तो वो भी यहाँ पर एक वर्क करता है एज अ फोटोकेमिकल स्मोक एंड द ग्राउंड लेवल ओजोन, जो कि दोनों ही बहुत ही ज़्यादा हानिकारक हैं। ठीक है, तो इस तरह का पॉइंट यहाँ पर याद रखना है। साथ ही न्यूट्रिएंट रन ऑफ के बारे में बताया, जैसे यूट्रोफिकेशन होता है। यूट्रोफिकेशन में क्या होता है, न्यूट्रिएंट जो होते हैं, न्यूट्रिएंट क्या है, NPK, ये तो फसल के लिए न्यूट्रिएंट है ना, ये सब बह जाते हैं वाटर बॉडीज़ के अंदर। फिर वहाँ पर कंडीशन आ जाती है एल्गल ब्लूम की। ठीक है, अब जो एल्गीज होते हैं उनको तो भारी मात्रा में न्यूट्रिएंट मिल रहा है। अब भारी मात्रा में मिल रहा है ये भी अच्छी बात नहीं है, ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रिएंट मिलता है तो एल्गल ब्लूम की कंडीशन बन जाती है, और फिर वो एल्गल्स जो है पूरी वाटर बॉडी को ख़त्म कर देते हैं, ऊपर सरफेस पर रहते हैं, लाइट का पेनिट्रेशन हो नहीं पाता। तो ये इशू यहाँ पर है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं। ग्राउंड वाटर का डिप्लेशन तो हो ही रहा है, सारा का सारा कहाँ जाएगा, नीचे ही तो जाएगा। क्या है, सब नीचे ग्राउंड वाटर ही तो है। साथ ही अगर आप पैडी ज़्यादा यूज़ करते हो तो उसमें आपको पानी ज़्यादा देना पड़ता है। ठीक है, तो इसी वजह से जो पंजाब है और हरियाणा है वो नीचे से पूरे खाली हो चुके हैं। ठीक है, ग्राउंड वाटर वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं बचा है, पीने तक के पानी की दिक्कत आ रही है। तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हैं और इन चीज़ों को समझना पड़ेगा। देखिए, intensification and extensification of agriculture production. Agriculture subsidies by increasing farmers revenue provide incentives to increase output through intensive practices such as the monocropping. monocropping का मतलब क्या है, पैडी उगा रहे हैं तो पैडी पैडी उगाए जा रहे हैं। ठीक है, अरे बासमती उगाइए। ठीक है, बासमती से बिल्कुल भी पोल्यूशन नहीं होता, उसका जो स्ट्रॉ होता है जो बच जाता है। ठीक है, वो जो स्टेबल होता है वो यूज़ हो जाता है आपका एज अ काओ, या जो इधर चारा के रूप में यूज़ होता है, बेसिकली चारे के रूप में जो यूज़ होता है वो यूज़ हो जाता है, तो वहाँ से स्टेबल पोल्यूशन भी नहीं होता। बट यहाँ पर सिर्फ मोनो कल्चर का ही, क्रॉपिंग का ही सिस्टम चला हुआ है, पैडी ही उग रही है। ठीक है, राइगोरियस यूज़ ऑफ इनपुट्स भी बताए, जैसे कि मैंने अभी, इतने सारे इनपुट्स बेवजह यूज़ किए जाते हैं क्योंकि सस्ते मिल रहे हैं। फर्टिलाइज़र है, पेस्टिसाइड है, इन सब का यूज़ किया जा रहा है, तो ये दिक्कत यहाँ पर है। रिसोर्सेज का वेस्टेज भी, जैसे कि वाटर है। ठीक है, ओबियस ही बात है, वाटर है तो वाटर ज़्यादा यूज़ किया जाता है पैडी के लिए। सारी दिक्कत पैडी से ही तो हो रही है, बाकी अगर क्रॉप का डाइवर्सिफिकेशन होगा तो ये सब दिक्कतें वहाँ पर नहीं आएंगी। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के मुताबिक अगर देखें तो एक्सेस स्टॉक पड़ा रहता है। आपने FCI के कभी भंडार देखे हैं जहाँ पर वो गेहूँ और अपने चावल रखते हैं, थोड़ा सा पानी हो जाए वहाँ सारी जो गोदाम है वो बह जाता है। ठीक है, इसीलिए रिफॉर्म्स भी बताए जा रहे हैं कि FCI के अंदर रिफॉर्म्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि स्टोरेज अच्छा नहीं है, तो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज भी यहाँ पर देखने को मिलता है। फिर ये पॉइंट तो हम शुरू से ही गा रहे हैं कि एक्सटेंसिव पैडी कल्टीवेशन, तो पैडी कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, इससे हाई मीथेन भी मैंने आपको बताया कि CH4 की बहुत ज़्यादा जो है वो वायुमंडल में जा रहा है। साथ ही नाइट्रोजन नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में बताया, जो कि एक पोटेंट ग्रीन हाउस गैस है। CH4 भी ग्रीन हाउस गैस है और ये भी, तो काफ़ी दिक्कतें हैं। साथ ही स्टबल बर्निंग का मुद्दा बहुत ज़्यादा गरमाया हुआ है, आपको पता है कि हर साल यही किस्सा लगा रहता है। फिर कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, पार्टिकुलेटेड मैटर भी यहाँ पर एक्सट्रैक्ट होते रहते हैं। तो ये सारे मुद्दे आपको लर्न होने चाहिए। ठीक है, क्या कर सकते हैं क्या कर सकते हैं, देखिए, वे फॉरवर्ड सस्टेनेबल पॉलिसीज़। सस्टेनेबल पॉलिसीज़ में क्या है, सस्टेनेबल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, लोकल एनवायरमेंटल कंडीशंस। अब आप हर चीज़ पर सब्सिडी देना बंद कर दीजिए, सिंपल सी बात है, इतनी ज़्यादा सब्सिडीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, रेशनलाइजेशन ऑफ फर्टिलाइज़र सब्सिडीज़, देखिए यहाँ पर सिंपल पॉइंट लिख दिया दोबारा से। इंस्टीड ऑफ मैसिव सब्सिडाइजेशन ऑफ यूरिया इन ट्यून ऑफ ऑलमोस्ट 75% ऑफ इट्स कॉस्ट, इट वुड बी बेटर टू गिव फार्मर्स इनपुट सब्सिडी इन कैश पर हेक्टेयर बेसिस। ठीक है,
तो आप फर्टिलाइज़र मत दीजिए, उनको कैश सपोर्ट दीजिए। जब उनके हाथ में पैसा जाएगा तो उन्हें लगेगा पैसा बचाऊं, ठीक है। वो ये नहीं सोचेंगे कि सरकार ले रही है 700 रुपये, ठीक है, तो एक कट्टा और ख़रीद लूँ, ठीक। तो कैश उनके हाथ में जाएगा तो उनको यहाँ पर बचाने की लगेगी, इसीलिए वो फर्टिलाइज़र उतना ही यूज़ करेंगे जितना पहले यूज़ करते थे। फर्टिलाइजर सेक्टर इन इंडिया नीड्स अप्रोप्रिएट इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजीज़, ठीक है। तो फर्टिलाइजर सेक्टर्स जो है वो केमिकल वगैरह जो बनाने का सिस्टम है उनका, उसमें टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की ज़रूरत है। प्रमोटिंग क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, सिर्फ पैडी ना उगा करके, बासमती वीट ना उगा करके, और भी चीज़ें जो बेसिकली पल्सेस वगैरह हैं उनको यहाँ पर यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का मुद्दा आ जाता है, ठीक। शिफ्टिंग फ्रॉम इनपुट सब्सिडीज़ टू इन्वेस्टमेंट सब्सिडीज़, ठीक। तो इनपुट सब्सिडीज़ ना दें, इन्वेस्टमेंट सब्सिडीज़ दें। जो नई नई तकनीक है जैसे ड्रिप इरिगेशन तकनीक है या स्प्रिंकलर तकनीक है, ठीक है। इन देखिए, मच लेस वाटर, तो लेस वाटर की जो तकनीक है जिनसे कि कम पानी, मतलब पानी की बचत हो सके, बिजली कम लगे, फर्टिलाइज़र कम लगे, ठीक है, स्टबल भी क्रिएट ना हो, इस तरह की तकनीक के लिए यहाँ पर सब्सिडीज़ दें। इनपुट सब्सिडीज़ को यहाँ साफ साफ मना किया गया है। रेशनलाइजिंग पावर सब्सिडीज़, पावर सब्सिडीज़ का मतलब मैंने आपको बताया कि 2 यूनिट में बिजली और 7 यूनिट वाली बिजली, ठीक है। तो ये दिक्कत यहाँ पर है। फिर बेवजह यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडीज़ के चलते बेवजह यहाँ पर ज़्यादा पानी चलाया जाता है और बिजली की ज़्यादा खपत होती है। तो यहाँ पर टेक्निक लगाई जानी चाहिए, माइक्रो इरिगेशन टेक्निक्स, ठीक है। तो इस तरह की टेक्निक यहाँ पर इस मुद्दे को सोल्व करेंगी। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट जो टेक्निक्स हैं वो अपनाई जानी चाहिए। उसके बाद ग्राउंड वाटर के एक्सट्रैक्शन पर रेगुलेशन लगाई जानी चाहिए। एक फार्मर इतने से ज़्यादा ग्राउंड वाटर यूज़ नहीं कर सकता। एक राज्य में लिमिट्स होनी चाहिए कि कौन सी जो फार्म है वो कितना ग्राउंड वाटर यूज़ कर सकती है। उसका कोई मीटर लगाना चाहिए कि इतने से ज़्यादा आपने यूज़ किया तो वहाँ पर चार्जेस लगेंगे, ठीक है, चार्जेस लगेंगे। अब पॉलिटिक्स के चक्कर में ये सब कुछ भूल जाते हैं कि हमने फार्मर्स को वादा किया है कि ये करेंगे, और वोट लेने के चक्कर में कुछ भी कर देते हैं। एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। वो बात सही है कि किसानों की हेल्प भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बट उसके बहुत सारे तरीके हैं, ठीक। तो ये लोग जो पॉलिटिशियंस हैं ये सबसे आसान तरीका चुनते हैं और अब बाकी की प्रॉब्लम्स को भूल जाते हैं। अपना वोट पक्का, ठीक है, बट हमें क्या, हमें इतना ही पढ़ना था इस आर्टिकल के अंदर। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, हाइड्रोजन बेस्ड एनर्जी, आपको पता है कि हाइड्रोजन जो है वो पोल्यूशन नहीं करता, ठीक है, नॉन पोल्यूटिंग सोर्स है एनर्जी का। हाइड्रोजन की कमी भी नहीं है इंडिया के अंदर क्योंकि हमारे पास है ओशियंस, ठीक है। ओशियंस में है वाटर, डेट इज़ H2O, और H2O के अंदर H आता है, H संकेत है हाइड्रोजन का, ठीक है। तो अब नई तकनीकें आ रही हैं, NTPC लिमिटेड है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है, इन सब ने कहा है कि न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ लाएंगे हाइड्रोजन के लिए, ठीक है। तो हम एक नए सोर्स की तलाश में हैं जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एज अ फ्यूल यहाँ पर यूज़ किया जाए। अब ये 3 जो पॉइंट यहाँ पर लिखे हैं ये आपको एज अ रट लेने हैं, ठीक है, क्योंकि अगर आप इसकी डिटेल में जाओगे तो आपको साइंस समझनी पड़ेगी। ये देखिए, हाइड्रोजन इज़ एन अल्टरनेट फ्यूल डेट कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम डाइवर्स डोमेस्टिक रिसोर्सेज। पहले ये देखिए कि हमारे एनवायरनमेंट में ये एवेंडेंट में है, यानी प्रचुर मात्रा में है। साथ ही वाटर में मैंने बताया H2O है। जितने भी हाइड्रोकार्बन है जैसे मीथेन, मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, CH4 में H आता है, H क्या है, हाइड्रोजन, सिंपल। तो जितने भी हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, जिसमें C हो और H हो, वही हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। और जितने भी ऑर्गेनिक मैटर है सभी में हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन हर जगह मौजूद है लगभग। और पोटेंट जो है ये यहाँ पर एक एनर्जी का काम कर सकता है। देखिए, हाइड्रोजन इज़ ए एनर्जी कैरियर डेट कैन बी यूज्ड टू स्टोर, मूव एंड डिलीवर एनर्जी। दूसरे एनर्जी प्रोड्यूस को डिलीवर, स्टोर और मूव करने में भी हाइड्रोजन एज अ एनर्जी कैरियर का काम कर सकता है, ठीक है। ये पता चल गया कि ये प्रचुर मात्रा में हमारे पास, इसकी डेंसिटी हाई एनर्जी डेंसिटी होती है, ठीक है। ये पॉइंट याद रख लेना। वेटर कंबशन करेक्टरिस्टिक, वेटर कंबशन करेक्टरिस्टिक का मतलब ये है कि पॉल्यूशन नहीं होता है, ठीक है। तो और जो एफिशिएंसी होती है वो भी ज़्यादा होती है, नॉन पोल्यूटिंग नेचर का ये होता है यहाँ पर, ठीक। तो इतनी चीज़ें याद रखना कि फ्यूचर जो एनर्जी सिस्टम है उसको चेंज करने के लिए हाइड्रोजन इकोनॉमी, ये टर्म भी याद रखना, हाइड्रोजन इकोनॉमी को यहाँ पर एज अ फ्यूल अपनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब आप ये देखिए, 3 तरह की यहाँ पर हाइड्रोजन बताई गई है, एक ग्रीन हाइड्रोजन, एक ग्रे हाइड्रोजन और एक ब्लू हाइड्रोजन। तो ग्रीन हाइड्रोजन क्या होती है, ग्रीन हाइड्रोजन वो होती है जो कि रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज से बनाई जाती है। बेसिकली ये इमिशंस नहीं करती ड्यूरिंग द प्रोसेस, ठीक है। जो ग्रीन हाउस गैस के इमिशंस है वो अगर ना हो तो आप उसको कहते हैं ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रे हाइड्रोजन क्या होती है,
हाइड्रोजन ड्राइव्ड यूजिंग फॉसिल फ्यूल इज कॉल्ड एज द ग्रीन हाइड्रोजन। आपने फॉसिल फ्यूल से तो ग्रीन हाइड्रोजन बना दिया, बट फॉसिल फ्यूल का कंबशन वगैरह किया होगा तब तो ग्रीन हाउस गैसेज आई होंगी ना, ठीक है। तो उस समय यहाँ पर ग्रीन हाउस गैसेज बनी होंगी, लेकिन बाद में हमने ग्रे हाइड्रोजन बना ली। तो ये टर्म्स आप याद रखिए क्या क्या होती है ग्रीन ग्रे हाइड्रोजन। फिर होती है ब्लू हाइड्रोजन। ब्लू हाइड्रोजन बनती है स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग के थ्रू, ठीक है। अब आपको पता है कि मीथेन भी ग्रीन हाउस गैस है। जब इससे आपने कुछ ब्लू हाइड्रोजन बनाई है तो यहाँ पर आपने इसका कंबशन किया होगा, और कंबशन करते टाइम वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसेज गई होंगी, ठीक है। तो ब्लू हाइड्रोजन ग्रीन हाइड्रोजन जो है वो आपकी एक तरीके से पोल्यूटिंग करती हैं, ठीक है। और जो ग्रीन हाइड्रोजन है वो विंड सोलार या हाइड्रो इसके ज़रिए निकाली जाती हैं, जो कि पोल्यूशन नहीं करती, ना के बराबर करती हैं, बट हाँ कुछ लिमिटेड मात्रा में करती ही होंगी। उसके बाद ये तकनीक का नाम याद रखिए, स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग, इसके ज़रिए बनाया जाता है ब्लू हाइड्रोजन। अभी देखेंगे। उसके बाद देखें तो ग्लोबल डिमांड है हाइड्रोजन की 70 मिलियन टन पर ईयर। इतनी हाइड्रोजन जो है वो हमें चाहिए। अगर देखें तो most of which is being produced from the fossil fuel, 76% from natural gases and around 23% from the coal। तो इस तरह की ग्रे हाइड्रोजन जो फॉसिल फ्यूल से बनाई जाती है कोल के थ्रू 23% है। इन इंडिया हाइड्रोजन इज बीइंग कमर्शियली प्रोड्यूस्ड इन द फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, पेट्रोलियम रिफाइनिंग इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री। और राइट, अब ये देखिए ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए जो क्लीन मेथड्स है वो हैं इलेक्ट्रोलाइसिस वाया केमिकल और द फोटो इलेक्ट्रोकेमिकल रूट। अच्छा, इसको भूल जाइए, ये वाली इमेज याद रखिएगा। प्रोडक्शन हाइड्रोजन एनर्जी प्रोडक्शन के लिए कौन कौन सी तकनीक्स आपके पास हैं, तो 5 ऑप्शन दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा, 3 दे देगा। आपसे पूछेगा कौन सी तकनीक हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए सही है, तो आपको पता होना चाहिए स्टीम मेथेन रिफॉर्मिंग, पार्शियल ऑक्सीडाइजेशन, अब इनके डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, कोल गैस्टिफिकेशन, बायोमास गैस्टिफिकेशन एंड पायरोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस एंड फोटोलाइसिस, थर्मोकेमिकल प्रोसेस, ठीक है। तो ये प्रोडक्शन की। हाइड्रोजन एनर्जी का स्टोरेज कैसे करोगे, तो कंप्रेस्ड गैस इन अंडरग्राउंड कैवर्न्स, ठीक है। तो इनमें आप अंडरग्राउंड जो कैवर्न्स हो जाते हैं उनमें इसका स्टोरेज कर सकते हो, ठीक है। टैंक्स में स्टोरेज कर सकते हो, क्रायो कंप्रेस टैंक्स हैं, लिक्विफाइड फॉर्म है, लिक्विफाइड फॉर्म में आप इसको स्टोर कर सकते हो, सॉलिड स्टेट फॉर्म में आप इसको स्टोर कर सकते हो। ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हो, पाइपलाइन के थ्रू कर सकते हो ट्रांसपोर्ट, कंप्रेस्ड गैस के थ्रू कर सकते हो, लिक्विड के थ्रू कर सकते हो, मतलब आप इसको लिक्विड में कन्वर्ट करके ट्रक्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। फिर आप देखें तो हाई एनर्जी डेंसिटी कैरियर्स और बाकी छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं। इसका यूज़ वेरी वेरी आईएमपी, ठीक, किन चीज़ों में यूज़ होता है, ठीक। तो फ्यूल सेल के रूप में अभी देखेंगे क्या होता है फ्यूल सेल। फ्यूल सेल के रूप में यूज़ होता है व्हीकल्स के अंदर, व्हीकल्स के अंदर लाइट्स जलती हैं वगैरह वगैरह, उन सब में यहाँ पर ये यूज़ होता है। H2 हाइब्रिड व्हीकल्स में पावर जनरेशन में यूज़ होगा, ठीक है। केमिकल इंडस्ट्रीज़ में, फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज में, रिफाइनरीज में। याद रखना एक क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से, ठीक है। ओके, एप्लीकेशन देखें हाइड्रोजन के, तो आपको अभी बताया कि फ्यूल सेल के रूप में यूज़ होता है। फ्यूल सेल क्या होते हैं, हाइड्रोजन देखिए, एक फ्यूल सेल एक डिवाइस होती है जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है बाय द केमिकल रिएक्शन। क्या वर्ड इंपॉर्टेंट है, केमिकल रिएक्शन, ठीक है, केमिकल रिएक्शन के जरिए। अब आपने एनोड कैथोड इन सब के बारे में सुना होगा कि एनोड से कैथोड की तरफ चार्जेस चले जाते हैं, ये सब आप बस ऐसे ही दिमाग में रखिए कि हाँ ऐसा कुछ होता है, ठीक। तो फ्यूल सेल की डेफिनेशन आपको पता लगी, केमिकल रिएक्शन याद रखना, केमिकल रिएक्शन के थ्रू यहाँ पर फ्यूल सेल वर्क करता है। आपका पोर्टेबल डिवाइसेस हैं जैसे लैपटॉप फ़ोन्स हैं, उनमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। इलेक्ट्रिसिटी जो कि बिना आप सॉकेट में लगाए यूज़ करते हैं, जैसे वेहिकुलर एप्लीकेशन है, आप हर टाइम किसी सॉकेट में तो नहीं लगे रहते ना, तो वेहिकुलर है, जैसे फ्यूल सेल कार्स है, बसेज हैं, इन सब में फ्यूल सेल की ज़रूरत पड़ती है, ठीक। और राइट, अब अगर आप फ्यूल सेल को यूज़ करते हैं तो फ्यूल सेल से जो गैसेस निकलती हैं उनमें सिर्फ होता है वाटर वेपर और हीट। वाटर वेपर इज़ अ ग्रीन हाउस गैस, ठीक है, बट ठीक है उतनी ज़्यादा भारी मात्रा में नहीं है जितनी CO2, CH4 या और हैं, ठीक है। तो यहाँ वाटर वेपर और हीट इमिशंस होता है फ्यूल सेल से, ये भी आपको याद रखना है। ओनली भी लिखा हुआ है तो आप गलत मत कर देना। ओके, डायरेक्ट फ्यूल इन इंटरनल कंबशन इंजन व्हीकल, जो इंजन के व्हीकल्स होते हैं वहाँ पर डायरेक्ट फ्यूल के रूप में यूज़ हो सकता है, मतलब बिना किसी ब्लेंडेड के ये यहाँ पर यूज़ हो सकता है। आउटपुट भी अच्छा है, 30% बेटर पावर आउटपुट देता है, 4% फ्यूल इकोनॉमी यानी कि बचत भी करता है, और काफ़ी सारी चीज़ें केमिकल इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज़ में और रिफाइनरीज़ में भी ये यहाँ पर यूज़ होता है।
एडवांटेज क्या है हाइड्रोजन बेस्ड एनर्जी के? तो एक तो हमें इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, ठीक। ये देखिए, क्रूड ऑयल का इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा गल्फ़ कंट्रीज से। हम करते हैं ना बेसिकली, कितना ज़्यादा हमारा सारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो इधर उधर हुआ पड़ा है, किस वजह से? सब क्रूड ऑयल की वजह से। पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, साथ ही जो व्हीकल्स हैं वो भी लगातार बढ़ रहे हैं, तो डिमांड तो बढ़ रही है। इंडिया दुनिया का लार्जेस्ट कंज्यूमर है ऑयल का। तो ये जो जब हम हाइड्रोजन बेस्ड एनर्जी की तरफ चले जाएंगे तो इन सब से हमारी डिपेंडेंसी थोड़ी कम होगी, ठीक है। दूसरा, नॉन पॉल्यूटिंग सोर्स है, पॉल्यूशन नहीं करेगा, और कार्बन का जो है इमिशन वो भी यहाँ से कम होगा। डीकार्बोनाइजेशन का मतलब होता है कि कार्बन नहीं होगा, डी मतलब निगेटिव, नहीं होगा, ठीक है। तो सिर्फ वाटर वेपर और हीट ही यहाँ पर एमिट होंगे और कुछ एमिट नहीं होगा, तो ये नॉन पॉल्यूटिंग है। हमारे पास भारी मात्रा में है, पहले से ही बता रहे हैं हम आपको, क्योंकि हमारे पास ओशियंस हैं। फिर हमने ऊपर 3-4 तकनीकें भी पढ़ी जिससे कि ये प्राप्त हो सकता है। एफिशिएंसी बहुत अच्छी है, ठीक है। मतलब अगर आप ऑयल लेकर के जाओगे, गैसोलीन वगैरह, तो मान लो आप 10 किलोमीटर चल पाते हो 1 लीटर में, तो यहाँ पर आप हाइड्रोजन के थ्रू आप कुछ ज़्यादा ही चलोगे, मोर माइल्स चलोगे, ठीक है। 12 चलो, 13 चलो, तो इफ़िशियंसी इसको कहते हैं। हाई एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। तो एड्रेस एनर्जी रिक्वायरमेंट, यही तो पॉइंट पहला वाला था कि इंपोर्ट जो है वो कम हो जाएगा, और रिक्वायरमेंट भी तो हमारी ज़्यादा है, पॉपुलेशन जो बढ़ रही है, ठीक है। तो उसको भी यहाँ पर कम करेगा। उसके बाद हमने कुछ एनर्जी सिस्टम्स भी बनाए, जैसे नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी बोर्ड 2003 में ही बना लिया था। फिर नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी रोड मैप भी तैयार किया 2006 में, कि कंट्री को प्रोवाइड करेंगे कि किस तरीके से हाइड्रोजन एनर्जी के क्षेत्र में इकोनॉमी को बूस्ट करना है। हाई लेवल स्टीयरिंग कमिटीज़ बनाई गई डॉक्टर के कस्तूरी रंगन के अंडर में चेयरमैनशिप में। साथ ही मिशन इनोवेशन भी लॉन्च किया कि क्लीन एनर्जी की तरफ अपने कदम बढ़ाएंगे, हाइड्रोजन जो एनर्जी है उसका यूज़ यहाँ पर करेंगे। तो इस तरह की चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब चैलेंजेस क्या हैं? ऐसा तो है नहीं कि अच्छी चीज़ है तो कुछ खराबियाँ भी नहीं होंगी। खराबी ये है कि देखिए, एनर्जी इंटेंसिव, फॉर एग्जांपल ग्रीन हाइड्रोजन रिक्वायर्स अ मैसिव एक्सपेंशन ऑफ रिन्यूएबल जनरेशन टू पावर टू इलेक्ट्रोलाइसिस प्लांट्स दैट स्प्लिट वाटर इनटू द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। आपको मैंने बताया कि वाटर होता है H2O। H2O के अंदर दो चीज़ें हैं, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणुओं को अलग अलग करने के लिए हाई एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है वो पड़ेगी, ठीक है। वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर सकती रिन्यूएबल जनरेशन, ठीक है। तो उसके लिए फिर से हमें फॉसिल फ्यूल जला करके अगर इन चीज़ों को अलग करना पड़ा तो फ़ायदा क्या रह गया, ठीक है। फिर फ़ायदा क्या रह गया कि हम क्लीन एनर्जी कर रहे हैं। अगर फॉसिल फ्यूल से क्लीन एनर्जी बनाई जा रही है तो यहाँ पर ही इमिशन हो गए ना, यहाँ का इमिशन तो बाद में देखा जाएगा। तो ये एक दिक्कत है। दूसरा, एमिशन देखिए, नेचुरल गैस रिफॉर्मिंग प्रोसेस टू प्रोड्यूस ग्रे हाइड्रोजन रिक्वायर्स अ फॉसिल फ्यूल एंड इमिट कार्बन मोनोऑक्साइड। ये मैंने आपको बताया कि ये जो ग्रे हाइड्रोजन है ये फॉसिल फ्यूल से बनती है, ठीक है, यूजिंग फॉसिल फ्यूल। अब यूजिंग फॉसिल फ्यूल का मतलब पहले कंबशन करोगे फिर हाइड्रोजन बनाओगे, तो कंबशन पहले आप कर दोगे तो पहले कंबशन में ही यहाँ पर जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं बेसिकली CS4 यहाँ पर इमिट हो जाएगी। तो जो कुछ बाद में बनेगा उसको तो बाद में देखेंगे ना, पहले तो कंबशन यहीं पर ही हो गया। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है कि इमिशन पहली स्टेज में ही हो जाता है। स्टोरेज के लिए हमारे पास सफिशिएंट भंडार नहीं है, क्योंकि इसके लिए -253 डिग्री सेल्सियस की ज़रूरत है, हमारे पास नहीं है भाई, सीधी सीधी सी बात है। एडिशनल कोस्ट, एडिशनल कोस्ट का मतलब समझ रहे हैं? इनिशियल कोस्ट भी वेरी हाई है। कहाँ से लाओगे इतने अच्छे अच्छे प्लांट्स, जो नई तकनीक, आप समझ रहे हैं ना, टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ेगी। इन केस ऑफ सेंट्रलाइज प्रोडक्शन द कॉस्ट ऑफ हाइड्रोजन जनरेशन पावर ड्यू इकोनॉमीज ऑफ स्केल बट ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट आर हाइयर, ठीक है। यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है आर हाइयर, ठीक है। कोड ऑफ स्टैंडर्ड्स की ज़रूरत तो हर जगह ही पड़ती है, मतलब कि उसका जो कमर्शलाइजेशन करोगे तो कमर्शलाइजेशन में कुछ घपला ना हो, मतलब ऐसा ना हो कि कुछ ही जो कंपनीज़ हैं उनके पास इसकी जो सुविधा हो जाए और वो उसके मनचाहे प्राइसेस यहाँ पर मांगने लगे। तो यहाँ पर एथिक्स पर्सपेक्टिव भी आ जाता है। क्या कर सकते हैं? तो कोड ऑफ स्टैंडर्ड के बारे में बताया, उसको यहाँ पर डेवलप कर सकते हैं। एडवांस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी बढ़ा सकते हैं। साथ ही आप अपना सकते हैं सॉलिड स्टेट के कॉस्ट इफेक्टिव मेथड्स। मतलब अगर आप गैस बेस्ड में ट्रांसपोर्ट वगैरह नहीं कर पा रहे हैं या स्टोरेज नहीं कर पा रहे हैं तो सॉलिड स्टेट में आप उसको स्टोरेज कर सकते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जनरेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज, ठीक है। तो रिन्यूएबल सोर्सेज से हाइड्रोजन को यहाँ पर मजबूती दें, ग्रे हाइड्रोजन को यहाँ पर इग्नोर करने की कोशिश करें। ऑलराइट, आगे चलें। तो
अभी अभी यूजिंग रिमोट सेंसिंग डाटा रिसर्चर्स फ्रॉम जर्मनी हैव मैप्ड द एवोल्यूशन ऑफ द गिया ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड ऑफ 2014 इन लद्दाख। लद्दाख में ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स देखे गए थे 2014 के अंदर। जर्मनी के रिसर्चर्स ने यहाँ पर उसको मैप किया है कि किस तरीके से क्या चीज़ें चली थी। ठीक है, तो ये याद रखना, गिया ग्लेशियल्स वगैरह ये सब लद्दाख के अंदर आपके हैं। तो हमें यहाँ क्या देखना है, हमें बेसिकली देखना है कि ग्लेशियल लेक्स आउटबर्स्ट फ्लड्स क्या होता है, किस तरीके से वर्क यहाँ पर चलता है। ओके, मोर ऑन न्यूज़ में देखें तो रिपोर्ट बाय रिसर्चर्स मेंशन दैट cause of GLOF was not a spillover due to the avalanche or the landslide. Rather, there was a thawing of the ice core in the moraine which drained थ्रू द सब सरफेस टनल्स। आपको पता है कि मोरेन जो है वो एक्यूमुलेशन होता है अनकॉन्सोलिडेटेड डेब्रिस का। मोरेन्स आपने लैंडफॉर्म्स रिफॉर्म में पढ़े होंगे, ठीक है, ग्लेशियल लैंडफॉर्म के अंदर। ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स जब आप ज्योग्राफी के अंदर पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपको एक टर्म मिलती है मोरेन्स, ठीक है। तो वो होते हैं अनकंसोलिडेटेड डेब्रिस। जब एक बड़ा टुकड़ा ग्लेशियर का फिसलता है तो वो अपने पीछे कुछ डेब्रिस छोड़ते हुए चलता है, तो उनको यहाँ पर कह देते हैं मोरेन, ठीक है। ये एक्यूमुलेट हो जाते हैं, ठीक। और राइट, उसके आगे चलें तो ये चीज़ें आप लोग यहाँ पर थोड़ी सी इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि टॉपिक एक तो जर्मनी के साइंटिस्ट ने देखा है, साथ ही इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है। अच्छा, यहाँ पर देखिए ग्लेशियर लेक्स क्या होती हैं। ग्लेशियर लेक्स आर आइस डैम्ड, मोरेन डैम्ड एंड बेडरॉक डैम्ड लेक्स। एक लेक है, उसकी जो नीचे की परत होगी, उसका जो अंडरग्राउंड होगा सेक्शन, वो यहाँ जमा हुआ होगा। साथ ही उसकी जो परत है वो भी यहाँ पर जमी हुई होगी। साथ ही उसके अंदर मोरेन्स के डिपॉजिट भी आपको देखने को मिलेंगे, कुछ वाटर उसके साथ में होगा। तो ये होती है ग्लेशियल लेक। दीज लेक्स आर फॉर्म बाय ट्रैपिंग ऑफ मेल्ट वाटर फ्रॉम द ग्लेशियर विद इन द डैम्ड स्ट्रक्चर। एक अगर आपने ग्लेशियर लेक देखी हो तो उसके अंदर यहाँ पर वाटर होगा, ठीक है। ऊपर उसके ऊपर एक बर्फ़ की बड़ी परत देखने को मिलेगी जो कि उसको पूरी ढकी रहती है, तो वाटर उसके अंदर ट्रैप हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह का जो होता है वो ग्लेशियर लेक आपका यहाँ पर कहा जाता है। ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग ग्लेशियर्स आर रिट्रीटिंग एंड ग्लेशियर लेक्स आर एक्सपेंडिंग इन द साइज एंड नंबर। अब अगर ग्लोबल वार्मिंग होगी तो बर्फ़ पिघलेगी, बर्फ़ पिघलेगी तो पानी ज़्यादा बनेगा, और पानी ज़्यादा बनेगा तो ये जो आपकी लेक्स हैं ये और बड़ी होती चली जाएंगी, ठीक है, साइज़ में। ऑलराइट, देखिए ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड क्या होता है। इज़ अ सडन रिलीज ऑफ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वाटर रिटेन्ड इन ग्लेशियल लेक्स। तो ये मैंने आपको जैसे कि बताया कि ग्लेशियल लेक्स के अंदर जितना भी वाटर एक्यूमुलेट हुआ, ट्रैप हुआ, इसका प्रेशर बढ़ने के कारण ये आउटबर्स्ट देखने को मिलता है और फिर फ्लड आता है, पता भी नहीं चलती, और इस वजह से यहाँ पर फ्लड आते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ मोरेन डैम्ड ग्लेशियर लेक्स एंड ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड इज़ अ मेजर कंसर्न इन द हिमालयन स्टेट ऑफ। हिमालय में आपको पता है कि बर्फ़ है और वहाँ पर इस तरह की सिचुएशंस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। लद्दाख भी आपका हिमालयन रेंज के अंदर आ गया ना, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें आपको यहाँ देखने के लिए लगातार मिलेंगी। ओके, देखिए फैक्टर्स क्या हैं जो इस फ्लड सिस्टम को बढ़ावा देते हैं। कौन से फैक्टर्स हैं जो इस ट्रैप्ड वाटर को बाहर आने के लिए उत्तेजित करते हैं, क्यों फ्लड आती हैं, ठीक है, देखते हैं। देखिए स्लोप मूवमेंट बढ़ता है ना जिस तरीके से लेक का, उस तरीके से मतलब चांसेस बढ़ जाते हैं कि यहाँ पर इस तरह की फ्लड्स आने के चांसेस ज़्यादा हैं। इंक्रीज्ड वाटर इनफ्लो इनटू द लेक, ठीक है। तो ये जैसा कि अभी बताया कि लेक के अंदर अगर वाटर बढ़ेगा ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग और द सर्टेन रीजंस, ठीक है, तो वहाँ पर दिक्कत आएगी। अर्थक्वेक हो सकता है, तो अर्थक्वेक तो अच्छी अच्छी चीज़ों का कारण है। लॉन्ग टर्म डैम डिग्रेडेशन, ब्लैक कार्बन ड्यू टू द incomplete combustion of fossil fuel, wood and other fuel amount to black carbon is increasing which reduce the albedo of earth and melt the glaciers, ठीक है। तो अल्बीडो यहाँ पर, तो ये इनडायरेक्ट एक तरीके से रीज़न हो गया ब्लैक कार्बन, इनडायरेक्ट रीज़न हम इसको यहाँ पर कह सकते हैं। एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ तो हर चीज़ का कारण है। यहाँ पर इसके कुछ इम्पैक्ट भी हैं, इतना डिटेल में मत जाइएगा। सोसाइटल इम्पैक्ट है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब हो जाता है, तो फ्लड्स के जो इम्पैक्ट होते हैं वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। इम्पैक्ट ऑन ओशन सर्कुलेशन एंड क्लाइमेट, ठीक है, जियोमॉर्फिकल इम्पैक्ट भी यहाँ देखने को मिलेंगे। स्टेप्स क्या हैं, इसरो ने कुछ स्टेप लिए हैं, हिमालयन रीजन है और उनकी सबकी मॉनिटरिंग की जा रही है लगातार कि इस तरह की चीज़ें भविष्य में ना हो। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने गाइडलाइंस भी जारी की हैं कि ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड को किस तरीके से रोका जा सकता है। उन्होंने हज़ार्ड और रिस्क मैपिंग पर काम किया, मॉनिटरिंग, रिस्क रिडक्शन और मिटिगेशन सोर्सेज लाए, अवेयरनेस और प्रिपेयरनेस। ये आपका डिजास्टर मैनेजमेंट का टॉपिक कवर हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए।
कैपेसिटी डेवलपमेंट, डिजास्टर रेस्पॉन्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो उस तरह की पावर्स का यहाँ पर यूज़ किया गया है। सिक्किम हैज़ इंस्टॉल्ड अ लेक मॉनिटरिंग एंड इन्फॉर्मेशन सिस्टम, तो सिक्किम भी आपको पता है कि हिमालयन स्टेट है, तो उसने भी यहाँ बचने के लिए लेक मॉनिटरिंग सिस्टम यहाँ पर लॉन्च किया है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और राइट, उसके बाद अगले आर्टिकल की तरफ आएँ तो ला नीना। ला नीना के बारे में क्या है, WMO जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने अनाउंस किया है कि अराइवल ऑफ ला नीना इन द सेंट्रल एंड ईस्टर्न इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन नियरली अ डिकेड्स एब्सेंस। ठीक है, 10 साल के बाद ऐसा हुआ है कि ला नीना जैसी कंडीशन बनी है। आपको जनरली पता होगा कि 6 से 7 या 8 साल के अंदर जो है वो फ्रीक्वेंसी देखने को मिलती है ला नीना की। और 10 साल के बाद यहाँ पर ऐसा हुआ है कि 2020 जो है वो ला नीना ईयर बन गया है, मतलब ला नीना की कंडीशंस बनी है। द ला नीना ऑफ 2020 इज एक्सपेक्टेड टू बी मॉडरेट टू स्ट्रॉन्ग, तो स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगा। कुड लास्ट इनटू 2021, तो 2021 तक चलेगा। इससे क्या होगा, द हॉर्न ऑफ अफ्रीका कुड सी बिलो एवरेज रेनफॉल, ईस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका विल सी ड्रायर, यूजुअली ड्रायर कंडीशंस। ठीक है, तो अफ्रीका के अंदर जो रेनफॉल है वो कम होगी। WMO's वेदर मॉडल्स फोरकास्ट एबव रेनफॉल फॉर साउथ ईस्ट एशिया, सम पैसिफिक आइलैंड ETC। ठीक है, तो बेसिकली अभी मैं बताऊंगा आपको कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। इट विल रिजल्ट 2 to 3 डिग्री सेल्सियस कूलर देन एवरेज सी सरफेस टेम्परेचर। आपको पता है कि ला नीना की कंडीशन आती हैं तो जो सी सरफेस का टेम्परेचर है वो बिलो जाता है, तो उस तरह की कंडीशंस यहाँ पर बन जाती हैं। ओके, अब आप इस चीज़ को समझिए कि ये यहाँ पर 3-4 टॉपिक्स हैं। एक अल नीनो सदर्न ओसिलेशन, दूसरा ला नीना मतलब अल नीनो क्या होता है, उसके बाद आपको बताया गया है कि ला नीना क्या होता है, उसके बाद अल नीनो और ला नीना में आपसे डिफरेंस भी बताया गया है, उसके बाद ला नीना का इम्पैक्ट भी यहाँ पर आपको बताया गया है। तो आपको क्या करना है, आपको ये चीज़ें यहाँ से नहीं पढ़नी। आपने ज्योग्राफी के नोट्स बनाए होंगे, ठीक है, ज्योग्राफी के नोट्स बनाए होंगे, और उन नोट्स में जाकर के आप इन चीज़ों को रिवाइज कीजिए। क्या होती है अल नीनो सदर्न ओसिलेशन, अगर आपने सही से पढ़ा होगा तो आपने नोट्स में बनाया होगा। ठीक है, तो उस चीज़ को यहाँ पर नोट कीजिएगा। साथ ही ला नीना और अल नीना के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ठीक है क्या क्या चीज़ें यहाँ पर चलती हैं, और ये अपवेलिंग क्या होती है। ये सब चीज़ें आपका स्टैटिक पोर्शन का पार्ट कवर करती हैं। अगर आपने वो नहीं पढ़ा तो फिर ये आपको समझ में फिर भी नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर आपने पढ़ा है तो वहाँ पर जा कर के उन चीज़ों को कवर कीजिए। ला नीना के बारे में पढ़िए कि सी सरफेस का टेम्परेचर कुछ कूल हो जाता है, ठीक है, वो वार्मिंग हो जाती है, और क्या क्या कंडीशंस वहाँ पर चलती रहती हैं, ये सिस्टम भी देखिए। ठीक है, और राइट, तो इम्पैक्ट ऑफ ला नीना भी आपने वहाँ पर पढ़े होंगे। इम्पैक्ट होता है फूड प्रोडक्शन, फिशिंग इंडस्ट्रीज़, वाटर सप्लाई और कोल्ड विंटर्स इन इंडिया, इस तरह की चीज़ें यहाँ पर हैं। ये चीज़ें मेरे हिसाब से आपको ज्योग्राफी सेक्शन में पढ़नी चाहिए, यहाँ इनको पढ़ाने का कोई मकसद नहीं होता। ठीक है, और राइट, उसके बाद ओके, ये यहाँ पर ख़त्म हो जाता है ज्योग्राफी का पोर्शन। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही, आगे डिस्कस करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी या किसी और चीज़ के ऊपर यहाँ पर डिस्कशन स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।